हेलो दोस्तों। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल दिल छू लेने वाली स्टोरीज़ में बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे हैं मेरी ही आवाज़ में मेरी लिखी कहानी अजीब दास्तां है ये। मैं आप सबकी दोस्त, आप सबकी लेखिका एक बार फिर से हाजिर हूँ कहानी का अगला भाग लेकर। तो बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। पिछले भाग में आपने पढ़ा कि कल्पना नींद से जागती है, पर खुद को वरदान के कमरे में देखकर उसे फिर से अपनी ज़बरदस्ती की शादी याद आ जाती है और वो फूट फूट कर रोने लगती है। ठीक उसी वक्त वरदान कमरे में आता है और एक नज़र कल्पना को देखता है जो अभी भी रो रही थी। पर वरदान इतना पत्थर हो चुका था कि कल्पना के आंसुओं का भी उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो अलमारी में से अपने कपड़े निकालते हुए, आधे घंटे में रेडी हो जाओ, तुम्हें मेरे साथ कहीं जाना है। ये सुनकर कल्पना गुस्से से उसे घूरती है और बेहद गुस्से से, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाने वाली, सुना तुमने? वो गुस्से से आग उगलते हुए बोलती है। बस इतना काफ़ी था वरदान के गुस्से को हवा देने के लिए। अगले ही पल वो जोर से अलमारी बंद करता है और कल्पना की तरफ देखकर, तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ। आधा घंटा मतलब आधा घंटा, और मेरी बात को टालने का अंजाम तुम जानती हो। सो गेट रेडी फास्ट। इतना कहकर वो अपने कपड़े वहीं सोफे पर पटकता है और कमरे से बाहर निकल जाता है। कल्पना गुस्से से और अपनी आंसू भरी नज़रों से उसे जाते हुए देखती रह जाती है। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई इतना कठोर और पत्थर दिल कैसे हो सकता है और कहाँ लेकर जाना चाहता है वो उसे। वो वहीं खड़ी ये सोच रही थी कि तभी उसके दरवाजे पर नॉक होता है और एक लड़की अंदर आती है जिसके हाथ में कुछ साड़ियाँ और गहने थे जो उसे अब पहनने थे। उस लड़की को वरदान ने खास कल्पना के लिए रखा था। वो लड़की जिसका नाम भावना था, वो उन साड़ियों को और गहनों को बिस्तर पर रखते हुए, गुड मॉर्निंग मैम, सर ने कहा है कि आप आधे घंटे में रेडी हो जाएं और ये कपड़े और गहने इनमें से जो आपको पसंद हो वो पहन लें। सर आधे घंटे बाद आपको नाश्ते की टेबल पर ही मिलेंगे। इतना कहकर वो लड़की वहाँ से चली जाती है और जाते जाते दरवाज़ा बंद कर देती है। कल्पना एक नज़र उन कपड़ों को और उन गहनों को देखती है और बेहद नफरत से अपना चेहरा फेर लेती है। उसके कान में उस लड़की के शब्द घूम रहे थे, सर ने कहा है जो आपको पसंद हो वो पहन लो। इन शब्दों से तो सख्त चिढ़ हो रही थी कल्पना को। पसंद पसंद क्या होती है इस इंसान को पता भी है। इस शब्द से दूर दूर तक नाता नहीं है इसका। कुछ भी हो जाए मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी। ये कहते हुए वो गुस्से से वहीं सोफे पर बैठ जाती है। नीचे वरदान अपने दूसरे कमरे में रेडी हो चुका था और कल्पना का इंतज़ार कर रहा था। वो घड़ी की तरफ देखता है। आधे घंटे में से 20 मिनट बीत चुके थे। अब 10 मिनट बचे थे कल्पना के रेडी होने में। वो वहीं सोफे पर बैठ उसका इंतज़ार करने लगता है और साथ साथ न्यूज़पेपर पढ़ने लगता है। वो बात अलग थी कि उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। ऊपर कल्पना वरदान की बात को नज़रअंदाज करके अभी ऐसे ही बैठी हुई थी। ठीक 10 मिनट बाद वरदान भावना को कल्पना को नीचे लेकर आने के लिए बोलता है और खुद उठकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। भावना ऊपर जाती है और कमरे का दरवाज़ा नॉक करते हुए, आप रेडी हो गई मैम? सर आपको नीचे बुला रहे हैं। वो बाहर से ही उसे आवाज़ लगाती है। कल्पना तो पहले ही गुस्से से भरी बैठी थी और अब उसे और गुस्सा आ जाता है। वो उठती है और दरवाज़ा खोलती है। भावना उसको ऐसे देखकर हैरान रह जाती है क्योंकि वो अभी भी अपने शादी वाले लहंगे में ही थी। वो वरदान के गुस्से को जानती थी, इसलिए वो डरते हुए, ये क्या मैम, आप अभी तक रेडी नहीं हुई? जबकि सर ने बोला था आप उनके गुस्से को नहीं जानती। भावना घबराते हुए बोल रही थी। कल्पना बीच में ही अपना हाथ दिखाकर उसे चुप करवाते हुए, बस मुझे तुम्हारे सर के बारे में जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है। जाकर कह दो उनको कि मैं उनके साथ कहीं नहीं जाने वाली। इतना कहकर वह उसके मुंह पर ही दरवाज़ा बंद कर देती है। उसके ऐसा करने से भावना बहुत ज़्यादा डर गई थी क्योंकि उसे वरदान के गुस्से का पता था, पर वो क्या कर सकती थी। वो नीचे जाती है। वरदान जो अभी नाश्ता करने के लिए बैठा ही था और पहला निवाला खाने ही वाला था। भावना उसके पास आकर, सर, वो मैम ने नीचे आने से मना कर दिया है और आपके साथ बाहर जाने से भी। बड़ी मुश्किल से वो अपनी बात पूरी करती है। वरदान के खाते खाते हाथ रुक जाते हैं और उसे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि आज पहली बार किसी ने उसकी बात को टालने की कोशिश की थी। अगले ही पल वो उठता है और गुस्से से भरा हुआ ऊपर अपने कमरे में जाता है जहाँ कल्पना अभी भी आराम से सोफे पर बैठी थी और वो वरदान को देखकर भी अनदेखा कर देती है, जैसे उसे उसकी कोई परवाह ही ना हो। इतना काफ़ी था वरदान के गुस्से को हवा देने के लिए। वो उसके करीब जाता है और लगभग उस पर गरजते हुए, तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता कि मैंने थोड़ी देर पहले तुमसे क्या कहा था?
वो गुस्से से दांत पींचकर बोलता है। बदले में कल्पना भी गुस्से से उसे घूरती है और वो भी गुस्से से अपने दोनों हाथ बांधते हुए, मुझे बहुत अच्छे तरीके से सुनाई देता है, लेकिन शायद तुम्हें सुनाई नहीं देता। मैंने भी तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी, और मैंने तुमसे ये भी कहा था कि भले ही जोर ज़बरदस्ती से मुझे मजबूर करके तुमने मुझसे शादी तो कर ली, लेकिन मैं तुम्हें अपना पति नहीं मानती और ना कभी मानूंगी, और ना ही तुम्हारी कोई बात मानूंगी। कल्पना भी उसकी आंखों में आंखें डालकर बोलती है। वरदान उस पर गुस्सा करना नहीं चाहता था, लेकिन कल्पना मजबूर कर रही थी उसे ये सब करने के लिए। वो अपने गुस्से पर काबू पाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन नहीं हो पा रहा था उससे। एक बार फिर वो उसे समझाते हुए, मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, मेरी बात मान लो, वरना इसके बाद जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। वो उसे उंगली दिखाते हुए बोलता है। कल्पना अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखते हुए, वरना क्या कर लोगे तुम? ये सुनने की देर थी कि वरदान एकदम से उसे बाजू से पकड़कर अपने करीब करता है और एकदम से उसे अपनी गोद में उठाता है और सीधा वॉशरूम में ले जाता है। कल्पना लगातार उसके सीने पर मार रही थी, पर वरदान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो उसे वॉशरूम में लेकर जाता है और शावर के नीचे खड़ा करता है और एक झटके से शावर चालू कर देता है। शावर का पानी कल्पना को भिगोने लगता है। वो पानी इतना ठंडा था कि कल्पना से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो जल्दी से शावर के नीचे से निकलने की कोशिश करती है, पर वरदान की पकड़ इतनी मजबूत थी कि वो चाहकर भी उसकी पकड़ से आज़ाद नहीं हो पा रही थी। वरदान एकदम से उसका मुंह दबाते हुए, अगली बार मेरी बात टालने से पहले 100 बार सोच लेना। अब जल्दी से रेडी हो जाओ, वरना नहलाने के और भी तरीके आते हैं मुझे। वह उसे अपनी गुस्से से लाल हुई आंखें दिखाते हुए बोलता है और फिर वहाँ से चला जाता है। कल्पना की आंखों में एक बार फिर आंसू आ जाते हैं। उसे खुद पर रोना आ रहा था, अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था कि वो कहाँ आकर फंस गई। एकदम से उसे वरदान के छोटे भाई अरमान की याद आती है, और वो मन में, दोनों भाइयों में कितना फ़र्क है, एक जितना अच्छा है दूसरा उतना ही जल्लाद, और ये जल्लाद मुझे ही क्यों मिला। वह लगातार रोए जा रही थी और मन ही मन वरदान को गालियाँ निकाल रही थी। वरदान जो बाहर खड़ा उसका इंतज़ार कर रहा था, वह दरवाजे पर नॉक करते हुए, मन में कोसना हो गया हो तो बाहर आ जाओ और 15 मिनट में रेडी होकर नीचे आओ, और याद रखना 15 मिनट मतलब 15 मिनट। इतना कहकर वो नीचे चला जाता है। कल्पना को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। 15 मिनट मतलब 15 मिनट हूँ, वो उसकी नकल करते हुए बोलती है और फिर अपने गीले कपड़े निकालकर एक तरफ रखती है और बाथरोब पहनकर बाहर आती है। तब तक वरदान वहाँ से जा चुका था। कल्पना जब बाहर आती है तो बिस्तर पर एक रेड कलर की साड़ी थी और उसके साथ पहनने के लिए डायमंड की ज्वेलरी। बाकी सब सामान वहाँ से हटा दिया गया था। वो समझ जाती है कि उसे यही साड़ी पहननी है। वो आईने के सामने जाकर अपने बाल सुखाने लगती है। तभी उसकी नज़र वहाँ पर रखे मेकअप के सामान पर जाती है, जो कुछ देर पहले वहाँ पर नहीं था। पर कल्पना को किसी चीज़ से मतलब नहीं था, न महंगे कपड़ों से न गहनों से। खैर, वो बेमन से तैयार होने लगती हैं। ठीक 15 मिनट बाद वरदान वापस ऊपर आता है। वो दरवाज़ा खोलता है और अंदर आता है। अंदर आते ही उसकी नज़रें जाती हैं कल्पना पर, जो कि आईने के सामने खड़ी रेडी हो रही थी। लाल साड़ी, खुले बाल, आँखों में काजल, होठों पर रेड लिपस्टिक, माथे पर छोटी सी बिंदी। तभी उसकी नज़र वहाँ पर रखे सिंदूर पर पड़ती है और फिर वरदान पर, जो मजबूर कर रहा था उसे ये सब करने के लिए। एक बार फिर उसका मन नफरत से भर जाता है और वो जानबूझकर सिंदूर नहीं लगाती। वैसे कल्पना इतनी खूबसूरत लग रही थी कि कोई एक बार देखे तो बस देखता रह जाए, लेकिन वरदान ठहरा पत्थर। उसके दिल में तो कोई फीलिंग ही नहीं थी। वो कल्पना को एक नज़र देखता है कि वो तैयार हुई या नहीं। तब तक वो भी रेडी हो गई थी। वरदान उसको रेडी देखकर, चलो मेरे साथ, वो उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है और फिर अपने साथ नीचे ले जाने लगता है। कल्पना अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करते हुए, छोड़ो मेरा हाथ, आई सेड लीव माई हैंड, वो गुस्से से बोलती है। पर वरदान उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देता, बस वो कुछ गहरा सोचते हुए आगे बढ़ता रहता है। वरदान नीचे आता है और फिर सीधा उसे घर से बाहर ले जाने लगता है। पीछे से उसका नौकर, सर नाश्ता। यह सुनकर वरदान कल्पना की तरफ देखते हुए, नाश्ता करने का टाइम मैडम ने वेस्ट कर दिया, वो उसे आंखें दिखाते हुए बोलता है। कल्पना एक बार उसकी तरफ देखती है, फिर बेरुखी से अपना चेहरा फेर लेती है। वरदान उसे गाड़ी में बिठाता है और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए गाड़ी स्टार्ट करता है और तेज़ी से निकल जाता है।
उसके बराबर में बैठी कल्पना के दिमाग में बस यही सवाल खौंद रहा था कि आखिर ये इतनी जल्दी जल्दी मुझे लेकर कहाँ जा रहा है। और वरदान के चेहरे पर इस वक्त एक अलग ही गुस्सा था, ऐसा गुस्सा जो कल्पना ने भी अभी तक नहीं देखा था। उसका गुस्सा देखकर वो ना कुछ बोल पा रही थी और ना उसकी हिम्मत हो रही थी वरदान से पूछने की कि हम कहाँ जा रहे हैं। वो भी अपना चेहरा फेर कर खिड़की से बाहर पीछे छूटते रास्ते को देखती रहती हैं और मन में, जितनी आसानी से ये रास्ता पीछे छूट रहा है, काश जिंदगी की परेशानियां भी इतनी आसानी से पीछे छूट जाती तो कितना अच्छा होता। लेकिन नहीं, भगवान जी ने मेरे लिए चुनकर सबसे बड़ी परेशानी मेरी झोली में डाल दी है। ये जो मेरे साथ बैठा है। वो मन ही मन वरदान को कोसते हुए ये सब बोल रही थी। कुछ ही देर में वरदान की गाड़ी एक मंदिर के सामने आकर रुकती है। मंदिर को देखकर कल्पना को बहुत हैरानी होती है, क्योंकि वरदान उसे कहीं से भी मंदिर जाने वाली पार्टी नहीं लग रहा था। वो हैरान थी कि वरदान उसे मंदिर लेकर आया है, पर क्यों? वरदान अपनी सीट बेल्ट निकालते हुए उतरो, ये कहते हुए वो भी गाड़ी से उतर जाता है। कल्पना भी अपनी सीट बेल्ट निकालती है और फिर गाड़ी से बाहर आती है। चलो, ये कहता हुआ वरदान जल्दी जल्दी मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ने लगता है और उसके पीछे अपनी साड़ी संभालती हुई कल्पना भी मंदिर के अंदर जाने लगती है। वरदान को देखते ही पुजारी जी, आओ बेटा आओ, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। सारी तैयारी हो गई पंडित जी? ये कहता हुआ वरदान उनके पैर छू लेता है। उनकी बातों से लग रहा था कि वरदान ने पहले ही उनको बता दिया था कि वो लोग आने वाले हैं, और वहाँ का माहौल देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी पूजा की तैयारी हो रही है। कल्पना की समझ से सब कुछ बाहर था। पुजारी जी वरदान को आशीर्वाद देते हुए, सारी तैयारी हो गई है बेटा, बस आप दोनों का ही इंतज़ार था। चलिए आप दोनों यहाँ बैठ जाइए। वो दोनों को बैठने का इशारा करता है। फिर एकदम से उसका ध्यान कल्पना पर जाता है, जिसने मांग में सिंदूर नहीं लगाया था। वो उसे रोकते हुए, 1 मिनट बेटा, तुम माता की पूजा कर रही हो, अर्चना कर रही हो, लेकिन तुम्हारी मांग में सिंदूर नहीं है, ये अच्छा शगुन नहीं है बेटा। ये सुनकर वरदान कल्पना की तरफ देखता है। बदले में कल्पना उसकी तरफ देखती है और धीरे से, मैं इस शादी को नहीं मानती, नहीं लगाया मैंने सिंदूर, मेरी मर्जी। वो 2 टूक शब्दों में अपनी बात खत्म करती हैं। इतने में पुजारी जी वरदान के सामने माता का सिंदूर करते हुए, लो बेटा, ये माता रानी का सिंदूर अपनी पत्नी की मांग में भर दो, उसके बाद ही तुम दोनों पूजा में बैठना। वरदान बिना कुछ बोले माता का सिंदूर उठाता है और कल्पना की मांग में सजा देता है। कल्पना की आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती हैं, पर उसकी आंखों में नमी तैर जाती है। आखिर क्यों कर रहा है वरदान ये सब? क्या मकसद है उसका इन सब के पीछे? और क्या राज छुपे हैं अभी भी जो उजागर होने बाकी हैं? ये सब आपको अगले भाग में पता चल जाएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया। बाय बाय।